Hello everyone. Now CAT 2025 CAT 2025 एग्जामिनेशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए जितना ही इंपॉर्टेंट वर्बल आरसी सेक्शन है, जितना इंपॉर्टेंट क्वांट सेक्शन है, उतना ही इंपॉर्टेंट DILR सेक्शन है. Now the placement of this DILR section is such that it falls in the middle of both the sections when it comes to the pattern of CAT examination. अब प्रॉब्लम क्या है, DILR सेक्शन में अगर हमने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो उसकी जो परफॉर्मेंस की खुशी है, उस खुशी में हम क्वांट सेक्शन भी अच्छा कर देते हैं, राइट? ये चीज रियलाइज होगी जब आप मॉक पेपर्स देना शुरू करोगे. बट LRDI सेक्शन में अगर कुछ भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, वी आर अनेबल टू अटेम्प्ट एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो उस प्रॉब्लम का जो हैंगओवर होता है वो हम क्वांट सेक्शन में लेके जाते हैं और उस वजह से हमारा क्वांट सेक्शन भी खराब हो जाता है, राइट? सो मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वांट सेक्शन को अच्छा करने के लिए DILR सेक्शन अच्छा होना चाहिए, बट DILR सेक्शन इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ CAT एग्जामिनेशन. And without doing good in LRDI, you cannot do good in the overall CAT examination. Okay? So आज हम जानने वाले हैं कि अब जो हमारे पास टाइम बचा है CAT 2025 से पहले, right? So whatever months you are left with, जब भी आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, you might be left with 11 months for CAT, maybe less than 11 months for CAT. तो आज हम इस सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे कि DILR की प्रिपरेशन किस तरीके से प्लान करनी चाहिए. What should be your full proof strategy? What should be your full proof plan so that you will be able to tackle this particular section and will be able to clear at least the cutoff of DILR section to get a call from the top IIMs of the country. Okay? Now let's begin this session. Now first of all, एक चीज understand करनी जरूरी है. In the absence of any prescribed syllabus for DILR, what we tend to do is we tend to become we tend to relax at the beginning. Okay? Initially अगर आप DILR के questions solve करना शुरू करोगे तो questions बहुत easily solve हो जाते हैं. If you start from very basic level, because like मैंने बोला था कि कोई ऐसा prescribed syllabus नहीं है, सब कुछ logics पे dependent है, right? तो अगर आपकी लॉजिकल स्किल्स थोड़ी सी भी पॉलिश्ड हैं, इन दैट केस आप लोग इनिशियली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस टैकल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होगा, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. ओके? बिकॉज आगे अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तो उस टाइम पे हमारा जो बेसिक लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स हैं वो काम नहीं करेंगी एंड प्रॉब्लम अराइज होनी शुरू हो जाएगी. एंड प्रॉब्लम एक बार अगर बढ़नी शुरू हो जाती है तो हमारा मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है. एंड वंस वी लूज आवर मोरल, देन वी टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया एंड फिर हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं. एंड अगर प्रैक्टिस करनी छोड़ दी तो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी सॉल्व होने की जगह. ठीक है? तो आज हम इस सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे, ये चीज समझेंगे कि DILR में सक्सेसफुल होने के लिए, अच्छे स्कोर को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए एंड कब कब करना चाहिए, राइट? सो विल टॉक अबाउट द एंटायर स्ट्रैटेजी, द एंटायर स्टडी प्लान दैट वी शुड बी इंप्लीमेंटिंग टू टैकल DILR सेक्शन. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस थिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग what are the analytics of CAT, how CAT has behaved as far as DILR section is concerned. So it's important to understand the analytics of CAT vis-a-vis DILR section, right? So this is how DILR section has behaved over the past few years. So let's understand last 5-year pattern of DILR section. Now in CAT 2020, so मैंने CAT 2020 से इसीलिए स्टार्ट किया because CAT 2020 onwards जो टाइम लिमिट थी for every section that was reduced to 40 minutes, which was earlier 1 hour. So पहले 1 hour 3 hours का एग्जाम होता था. Now because of COVID, they reduced the duration for every section and hence they reduced the duration for the entire CAT examination. ठीक है? सो CAT 2020 में पहली बार ऐसा हुआ था when a time limit of 40 minutes was given to tackle this section or to tackle every section.
कैट 2020 में देयर वर 2 सेट्स ऑफ 6 क्वेश्चंस एंड देयर वर 3 सेट्स ऑफ 4 क्वेश्चंस, राइट? सो टोटल 24 क्वेश्चंस थे जो हमें 40 मिनट्स में फिनिश करने थे. 2 sets of 6 questions and 3 sets of 4 questions. Now over the years this pattern has this has kept changing, right? So DILR का pattern कभी भी same नहीं रहा है. Okay, so you may get a same pattern over 2 consecutive years, over 3 consecutive years, but if you will look at last 5 years, you will see that you will understand how many times the pattern has changed for DILR. अब पैटर्न चेंज हो रहा है, डज इट इफेक्ट आवर प्रिपरेशन? आई वुड से इट शुड नॉट, राइट? 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं. हाउ डज इट इफेक्ट आवर प्रिपरेशन एंड हाउ डज इट इफेक्ट आवर परफॉर्मेंस? सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी. व्हाट आई वुड से इज, if the number of questions is changing, then it is changing for every person, every candidate who is appearing for CAT examination, right? So ये एक ऐसी चीज है जिसको समझना जरूरी है, fine, but this should not be affecting your I would say preparation as well as performance. Okay, right? So थोड़ा सा डीप में चलते हैं. So CAT 2021 में 2 sets of 6 questions and 2 sets of 4 questions. So when the number of questions was 24 in CAT 2020, it reduced to 20 questions in total, but time same है. Time अगर आप observe करोगे, over the last 5 years, they have kept the sectional time limit to 40 minutes only, but they have kept changing the number of questions or the number of sets or the number of questions in every set. ये चीज change होती रही है, right? CAT 2022 में there were 4 sets of 5 questions which was repeated in CAT 2023, right? Now in CAT 2024 we saw another change. So now from 20 questions in CAT 22 and 23, the number of questions increased by 2. So now this year, last year, like जो भी last CAT का exam हुआ है, CAT 2024 का exam हुआ है, there were a total of 22 questions. Again the time limit was same. This time there were 2 sets of 5 questions each and 3 sets of 4 questions each, right? So once again clearly बता रहा हूं कि number of questions कितने आ रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा preparation and performance में. But over the later stages, when you will start studying logical reasoning and data interpretation, LRDI is the combination of these 2 areas. Okay, so when you will start studying these 2, one of them, like you might be more comfortable in one of these areas. There may be some students who will be comfortable in both areas. There may be some students who will be more comfortable in DI over LR. ठीक है, सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं. मैं कैलकुलेशंस में अच्छा हूं, DI में अच्छा हूं, बट लॉजिक इतना साउंड नहीं है मेरा. ऑन दी अदर हैंड देयर माइट बी स्टूडेंट्स जिनका लॉजिक अच्छा है बट कैलकुलेशंस में सफर कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है. ओके, सो नाउ you will tend to make your favorite areas, favorite type of questions, favorite topics from LR and DI, right? At that moment, it will be important for you to understand what has happened over the previous years as far as the breakup of the number of sets of logical reasoning and the breakup of the number of sets of data interpretation. I'll give you an example. CAT 2024, ये जो last CAT हुआ है, out of total 2 plus 3, out of total 5 sets, right? So ये जो 2 sets थे 5 questions के, they were completely based on logical reasoning, right? Okay, now out of these 3 sets having 4 questions each, 2 sets were of typical data interpretation involving some calculations. One of the set was a combination of logical reasoning and data interpretation, right? So I can say that it was fair, like half the number of questions were from logical reasoning, half the number of questions were from data interpretation. But this was not the same in the previous years. Previous years में there have been instances जब logical reasoning के number of questions थोड़े ज़्यादा थे as compared to data interpretation, right? So now if you will study this entire pattern, what has happened in the last 5 years, तो डिसाइड करना मुश्किल होगा, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा
कि लॉजिकल रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के। सो दैट मींस अकलमंदी का काम क्या है, वी शुड बी स्टडिंग बोथ दीज एरियाज। लॉजिकल रीजनिंग अच्छा लगता है, दैट डजंट मीन कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन को नेग्लेक्ट कर दोगे। Okay, so you have to study both these areas. You have to devote equal amount of time towards logical reasoning and data interpretation initial stages पे। Later on, अगर data interpretation आपको easy लगता है, then you can reduce the time spent on data interpretation a little bit as compared to logical reasoning. All right, so this was the LRDI pattern so far. अब हमें क्या करना है, पैटर्न तो समझ में आ गया, अब स्ट्रैटेजी बनानी है हाउ टू एस दिस पर्टिकुलर सेक्शन, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू एस DILR सेक्शन, बट बिफोर आई थिंक अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ DILR, मुझे पता होना चाहिए कि DI में क्या क्या टॉपिक्स हैं एंड LR में क्या क्या टॉपिक्स हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ द डिफरेंट टॉपिक्स इन डेटा इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट हमें क्या क्या करना है, what is the problem that is there in front of us, then only will be able to tackle that problem। ठीक है ना, पहले प्रॉब्लम पता होगी तभी तो प्रॉब्लम पे वर्क करना शुरू करेंगे। ओके, सो टॉपिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करता हूं, सो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। अब टॉपिक का नाम देख के ना डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में इतना समझ में नहीं आएगा। सो व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है ये समझते हैं। विल स्पेंड ओनली 2 to 3 minutes in doing this. Okay, now in question of data interpretation, first of all some mathematical data will be given to you. अब वो जो डेटा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, in any of these forms. So data जो भी given होगा, it can be in the form of tables, it can be in the form of bar graph. Different type of graphs are there, bar graph, line graph, pie chart, histograms, spider chart, candlestick chart, right? So ये different type of charts हो सकते हैं. I cannot even write the name of all of them, so that is why I have written miscellaneous charts. Okay? So ये जो मैंने एक अजीब सा नाम लिया candlestick, candlestick chart CAT 2024 में दिख जाएगा आपको, right? So this candlestick या ये जो डेटा था, फॉर्म ऑफ डेटा, ये काफी ईयर से नहीं आ रहा था, राइट? बट इट अपीयर्ड इन CAT 2024. सो ऐसा नहीं बोल सकते कि हर बार बार ग्राफ के ही क्वेश्चन आते हैं या लाइन ग्राफ के ही आते हैं या पाई चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द डेटा कैन बी गिवन इन एनी ऑफ द फॉर्म। अब वो मैथमेटिकल डेटा है, किसी भी फॉर्म में गिवन हो क्या ही फर्क पड़ता है। इट्स इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट चार्ट, एंड हमें इतना अंडरस्टैंड करना है कि हम उस चार्ट में से डेटा को पिक कर पाए। अगर हम डेटा पिक ही नहीं कर पाएंगे तो आगे के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज इज डेटा गिवन होगा किसी भी फॉर्म में, केसलेट की फॉर्म में भी हो सकता है, दैट मींस पैराग्राफ फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, अब डेटा हमें मिल गया, नाउ उस डेटा के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, राइट? फाइन, नाउ दीज क्वेश्चंस विल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द डेटा, उसको इंटरप्रेट करना, एंड देन जो हमें कैलकुलेट करना है, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उस चीज को समझना, एंड देन ये जो नंबर्स पिक किए हैं इनको यहां पे वैल्यूज में फीड करना एंड कैलकुलेशंस करना। Now most of these questions will involve the concepts of percentages, right? Ratios and averages. Most of them, I'm not saying all of them, but ज्यादातर questions में percentages, ratios and averages का use होगा। So that means first step क्या है? अपने percentages, ratios and averages के concepts improve करने हैं, work करना है उन पे, and उससे ज्यादा important है कैलकुलेशन टेक्निक्स अंडरस्टैंड करनी है। तो परसेंटेजेस जब आप पढ़ोगे क्वांट में, सो यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट थिंग्स लाइक परसेंटेज इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के परसेंटेज इक्विवेलेंट, एज इन 1/2 कैन बी 50%। सो 50% का इक्विवेलेंट क्या होता है? हाफ, 1/2। सिमिलरली 1/3 का इक्विवेलेंट होता है 33.33%। 1/4 equivalent is 25% and so on. So percentage equivalence of fractions एक चीज हो गई। Another thing is successive percentage change is the another thing. So the things that you will be studying in quant, like percentages, ratios and averages, these things will help you in tackling the questions of quant
ऑल्सो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने के लिए, राइट? मैं ये नहीं बोल रहा कि विदाउट दीज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, बट विदाउट दीज ऐसा पॉसिबल है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। टाइम इज वन ऑफ आवर एनिमीज हियर, राइट? टाइम ही है जिसको हमें बीट करना है। 40 मिनट्स का टाइम है पूरे सेक्शन को टैकल करने के लिए। अगर कैलकुलेशंस में 1 से 2 मिनट्स भी सेव कर लेते हो, सो इट माइट बी पॉसिबल कि आप 1 और 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाओ। 1 क्वेश्चन मींस 3 मार्क्स, 3 मार्क्स मींस अ लॉट ऑफ परसेंटाइल, ठीक है? ओके, तो ये चीजें अभी से ही वर्क करनी है। लास्ट के डेज बचे हुए हैं, लास्ट 1 मंथ है कैट के लिए, लास्ट 2 मंथ्स है कैट के लिए। यू माइट नॉट बी एबल टू वर्क ऑन एवरीथिंग, बट अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, काफी टाइम है, एंड यू विल बी एबल टू वर्क ऑन ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तो ये तो हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज लॉजिकल रीजनिंग। अगेन लॉजिकल रीजनिंग में भी कोई प्रिस्क्राइब्ड टॉपिक्स नहीं है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने यहां पे लिखे हैं, these are on the basis of the trends that I have seen over the last 17-18 years. Okay, I've been teaching since last 17-18 years, so this is what my observation says. So कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कैटेगराइज कर ही नहीं सकते। सो फॉर दैट मिसलिनियस वर्ड कैन बी यूज्ड। ओके, तो ओवर द इयर्स जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए हैं, ज्यादातर के क्वेश्चंस आए हैं, सो वो इन टॉपिक्स में से हैं, इन एरियाज में से हैं, राइट? सो अरेंजमेंट्स कैन बी लीनियर अरेंजमेंट और इट कैन बी circular arrangement, right? So linear arrangement or circular arrangement, same direction, different directions. I'll be teaching you in detail in the classes. Then selection and distribution type of questions. Distribution में क्या होता है? Let's say there is a person or there is a group of people. Let's say there are 5 people, A, B, C, D and E, right? Now 5 people, they live in 5 different cities. इनकी 5 cities हैं, okay? They drive 5 different types of cars. They work in 5 different companies. They are married to 5 different girls. Okay? So इस टाइप से डेटा गिवन होगा, and then conditions होंगी that A works in Accenture and drives a Honda City, right? The husband of let's say Karina works in Microsoft and does not drive a Toyota car. फाइन। सो इस टाइप की कंडीशंस होंगी जिनको हमें यूज करके एक टेबल फॉर्म करनी है एंड उसके बेसिस पे आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज ग्रुपिंग्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। नाउ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, एंड ये जो एरिया है, ये जो टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चंस आए हैं ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स। सो वी हैव अ फियर फॉर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। सबसे पहले तो फियर क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड वी इनिशियली डोंट अंडरस्टैंड दिस एरिया इन डेप्थ, राइट? सो अब उस चीज के लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है, क्लासेस अटेंड करनी है प्रॉपरली और रेगुलरली। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स बहुत इजी टॉपिक है, ओके? सो ये टॉपिक पे से क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू कैन इजीली टैकल दोस क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स पे डेटा इंटरप्रिटेशन में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? दे मे इन्वॉल्व ह्यूज कैलकुलेशंस, बड़े बड़े नंबर्स होंगे, बट लॉजिकल रीजनिंग में यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहां पे वेरी बिग नंबर्स विल नॉट बी इन्वॉल्व, छोटे छोटे नंबर्स होंगे, तो कैलकुलेशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम बट लॉजिक विल बी द प्रॉब्लम। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स कैन बी देयर, conditional team formation can be there, order and ranking, you will have to arrange some people in the form of increasing order of their heights or decreasing order of their weights, or you'll have to rank them, right? So these are different areas from which over the years we have seen plenty of questions coming. Okay, now in our classes we'll not only talk about these areas, but हम और भी बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं जिनके बारे में बात करेंगे, एंड विल बी सॉल्विंग लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर कैट क्वेश्चंस इन द लाइव क्लासेस एज वेल।
right? Okay, so this is about the topics that we have to tackle in logical reasoning. Okay, now topics तो पता लग गए, अब एक और चीज अंडरस्टैंड करनी जरूरी है कि हमारे पास स्टडी मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है। ड्यूरिंग द स्टडीज हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हैं, ये सोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड देन लाइक व्हेन वी डोंट नो व्हाट ऑल सोर्सेज ऑफ स्टडी डू वी हैव, देन हमारा जो प्रैक्टिस है वो एक कहीं ना कहीं जगह पे आके रुक जाता है। ओके, so I'll give you a complete list of the study materials that will be given to you. Now the first thing obviously is live lecture and followed by a DPP. अब DPP क्या है? Daily Practice Paper. Okay, so live lecture के बाद आपको एक DPP मिलेगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। So first of all, the first step will be you will have to attend the live lecture. Live lecture अच्छे से attend करना है। Whatever your confusions are, whatever your doubts are, you can clarify during the live lecture. So live lecture की relevance बहुत ज्यादा है, right? अगर आप recorded lecture देख रहे हो तो उसका इतना फायदा नहीं होगा, because recorded lecture के basis पे जो भी आपको doubts होंगे वो clarity के लिए आपको थोड़े से time wait करना पड़ेगा। But live lecture में live classes के time पे आपको जो भी doubt आता है, जो भी confusion आती है, आप तभी की तभी पूछ सकते हो, right? Now, once the live lecture is over, you will have to solve this DPP on the basis of whatever you have learned in the live lecture. ठीक है? Now, DPP में जो भी चीजें हैं, जो भी questions हैं, इनके आपको recorded solutions मिलेंगे. So, you will get the text solutions as well as video solutions as well, right? कभी-कभी text solution इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, but video solution में अगर आपका faculty जिसने आपको पढ़ाया है वो वो सॉल्व कर रहा है या फिर कोई और फैकल्टी उसको वर्बली आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट? आफ्टर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टेस्ट, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल दैट विल बी प्रोवाइडेड। सो दीज आर टॉपिक वाइज टेस्ट, हर एक डिफरेंट टॉपिक्स जो अभी हमने डिस्कस किए उन पे टेस्ट हैं। देन यू हैव सेक्शनल टेस्ट, एंटायर LRDI सेक्शन पे टेस्ट है। देन यू हैव फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट मींस वर्बल RC, LRDI एंड क्वांट तीनों को क्लब करके टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट पेपर्स, राइट? सो फॉलोड बाय मॉक टेस्ट पेपर सीरीज, ये आपको मिलेगी, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये मटेरियल तो हमें इंटरनेट पे मिल ही जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो वी हैव ऑल दिस स्टडी मटेरियल विद अस फॉर आवर प्रैक्टिस, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट हाउ टू यूज दिस स्टडी मटेरियल। तो जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है ना, इसी सीक्वेंस में हमें ये स्टडी मटेरियल को प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज अबाउट स्टडी मटेरियल। नाउ लेट्स स्ट्रैटेजाइज, लेट्स डिवाइड द टाइम व्हाटएवर इज लेफ्ट फॉर अस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैट, राइट? नाउ LRDI सेक्शन के लिए थोड़ा सा हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, दैट मीन्स we'll have to make short term goals, next 1 month 2 months के गोल बनाने पड़ेंगे, राइट? ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक सिंगल गोल के साथ चलना शुरू करते हैं कि हाँ भाई कैट 2025 से पहले हमें LRDI का सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं, दिस विल नॉट हेल्प यू। ओके, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, तो डर कम लगेगा उस प्रॉब्लम से सबसे पहले तो, क्योंकि अब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अलग अलग डील करना है। ठीक है, राइट? तो यही है एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या कहती है? स्टेप नंबर 1 ऑब्वियसली लॉजिकल है बहुत, सेक्शन का नाम ही लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, सो लॉजिकली हम अप्रोच फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, पहले हमें फोकस करना है बेसिक्स पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि इनिशियल स्टेजेस पे ही वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करते हैं, या फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लासेस में, लाइव लेक्चर्स में सीधा हमें कैट लेवल की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने को मिले। अब क्या होता है, ठीक है, फैकल्टी कैट लेवल प्रॉब्लम दे देगा आपको, बट अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो पाई तो दोबारा क्या होगा? मोरल डाउन हो जाएगा, राइट? अब आप सोचोगे कि यार मेरे से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। ओके, तो कैट के लिए प्रिपेयर करके, LRDI के लिए प्रिपेयर करके फायदा ही क्या है? लेट्स फोकस समवेयर एल्स। सो दिस इज वेयर यू टेंड टू लूज योर फोकस फ्रॉम द प्रिपरेशन। तो ये गलती नहीं करनी है। तो आपका जो फैकल्टी क्लास में करा रहा है, जो स्टडी मटेरियल यूज कर रहा है,
ठीक है, तो उस चीज को समझो, बिकॉज द फैकल्टी हु इज टीचिंग यू, राहुल सर, विनीत सर, जूही मैम, आई एम टीचिंग यू, वी आर टीचिंग फॉर मोर देन 10 years. ओके, मेरे को 17 to 18 years हो चुके हैं, राइट? सो वी मस्ट हैव taught lakhs of students like you. So you all are in the safe hands. We understand कि प्रैक्टिस मटेरियल कैसा होना चाहिए, लाइव लेक्चर में क्या होना चाहिए, डीपीपी में क्या होना चाहिए, तो ये हमें समझ में आता है, राइट? तो सबसे पहले आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना है. बेसिक्स, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो ऊपर जो बिल्डिंग बनाओगे वो पता है आपको क्या होगा, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है. सो बेसिक्स पे फोकस करना है. कैसे? इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी, राइट? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दिस. एक्यूरेसी पे फोकस करना है. इनिशियली हमें कुछ भी गलत कैलकुलेट नहीं करना है, राइट? अगर हम एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे और प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इंक्रीज करेंगे, देन ऑटोमेटिकली स्पीड विल इंप्रूव, ठीक है? तो स्पीड ओवरनाइट इंक्रीज नहीं होगी. आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि यार आज मैंने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अब मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे मैं आंख खोलूंगा आई विल बी लाइटनिंग फास्ट इन कैलकुलेशंस, ऐसा मुश्किल है, ठीक है? तो स्पीड कैसे इंक्रीज होती है? प्रैक्टिस से इंक्रीज होती है. सो प्रैक्टिस रेगुलरली, कंटिन्यूअसली फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 months and then you will realize the change in you. ओके, तो आज के अपने आप को कंपेयर करो आज से 2 महीने बाद, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज थोड़ा सा पढ़ लिया एंड कल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली एंड ये सोच लिया कि कैट क्लियर कर लेंगे, नहीं. सो स्लोली एंड स्टेडली आप अपना लेवल इंप्रूव होते हुए देखोगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन, एक्यूरेसी एंड स्पीड पे वर्क करना है. ओके, अब ये चीज किस लिए है? डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, रीजनिंग के लिए नहीं है, बट डेटा इंटरप्रिटेशन. देन अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स जो आपको क्वांट में सिखाई जाएंगी, उनको अप्लाई करना है डेटा इंटरप्रिटेशन में, राइट? नेक्स्ट इज प्रैक्टिस बेसिक डीआई सेट्स. बेसिक डीआई सेट्स, तो कैलकुलेशन स्पीड पे वर्क किया, एक्यूरेसी पे वर्क किया, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स पे वर्क किया, ओके? देन उनके बेसिस पे बेसिक डीआई के सेट्स उठाओ जो टेबल्स के हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, सेपरेट, अलग अलग. सो एक क्वेश्चन है जिसमें एक इजी सा बार ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. इनिशियली वहां से स्टार्ट करो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, you can start from the basic topics of logical reasoning like blood relations, direction senses, series, coding, decoding, then basics of arrangements, groupings. So arrangements जैसे मैंने क्लास में सिखाया है आपको, so basics पे पहले फोकस करो, groupings, distribution, then come to Venn diagram. Venn diagram initially थोड़ा सा difficult topic लगेगा, but वहां पे भी higher level questions को नहीं देखना. So higher level means 4 set Venn diagram, maximum minimum of Venn diagram अभी करने की जरूरत नहीं है. जब तक आपको 2 set and 3 set Venn diagram समझ में नहीं आएगा, तब तक आप 4 set या फिर maximum minimum के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? तो इनिशियली अपने बेसिक्स पे फोकस करना है. दिस विल बी योर स्टेप नंबर 1. डन. नाउ दिस स्टेप मे टेक 2 months or maybe 2.5 to 3 months to start showing the results. Okay? तो ये ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में, like 1 week में बेसिक्स पे वर्क किया और खुश हो गए, चलो हम अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं. नहीं, इट मे टेक एटलीस्ट 1.5 to 2 months and for some students it may take 2.5 months, right? So if you are starting your preparation in January, so January and February, ये 2 months completely लगाओ in basics पे फोकस करने में, right? Now after that you will move towards step number 2. अब step number 2 क्या है? Work on the applications. अभी हमने basics strong कर लिए हैं. अब जो भी हमने basics learn किए हैं, techniques देखी हैं, अब उनको apply करने का time आ गया है, right? So now we'll have to work on the applications. That means थोड़े से higher level data interpretation sets को tackle करना शुरू करो. हायर लेवल का मतलब क्या है? अभी तक हमने बेसिक टेबल, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इन सबको देखा है. देन हायर लेवल स्पाइडर चार्ट्स, कैंडल स्टिक चार्ट, हिस्टोग्राम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट चार्ट्स. लाइक एक ही क्वेश्चन में पाई चार्ट भी गिवन है और टेबुलर डेटा भी गिवन है.
सो मल्टीपल चार्ट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना शुरू करो एंड थोड़े से नंबर्स को इंक्रीज करो, ठीक है। सो प्रैक्टिस हायर लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन सेट, दिस विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉब्ली द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है ना, फेब्रुवरी एंड मार्च में ये चीजें कर सकते हो। कीप रिवाइजिंग द कैलकुलेशन टेक्निक्स। कैलकुलेशन टेक्निक्स अगर रिवाइज करना छोड़ दोगे तो प्रोबेबली भूल जाओगे। कैलकुलेशन टेक्निक्स को रिवाइज करने का सबसे सही तरीका है स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग द कैलकुलेशन टेक्निक्स जो आपने अभी तक लर्न की हैं इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है, डन। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग पे भी थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चंस करने शुरू करो। सो हायर लेवल ऑफ अरेंजमेंट्स एंड ग्रुपिंग्स, डिफरेंट डायरेक्शंस में जहां पे लोग बैठे हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को करो। वेन डायग्राम, फोर्स सेट एंड मैक्सिमा मिनिमा, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, सो स्टार्ट लुकिंग एट दीज एरियाज। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में भी स्टार्ट करो बेसिक्स से। बेसिक्स क्या होंगे? टूर्नामेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, देन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, हाइब्रिड गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। सो डिफरेंट एरियाज आएंगे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो इन द सेकेंड स्टेप you'll have to do all these things. Now second step may be March, April, May, 3 months, 2 to 3 months के लिए जा सकता है। अब इसके पैरेलल क्या हो रहा है? इसके पैरेलल आपका क्वांट का भी सिलेबस चल रहा है एंड वर्बल आरसी का भी सिलेबस चल रहा है, ओके, राइट। नाउ आफ्टर दिस यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, वेयर यू विल स्टार्ट विद द टेस्टिंग, analysis of the test and the improvement based on the analysis of the test. Now these 3 things together are important, not this one. अगर आप टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दिया, टॉपिक बेस्ड टेस्ट दिया, आगे मॉक टेस्ट दिया एंड सिर्फ टेस्ट देके रुक गए, एनालिसिस नहीं किया एंड यू डिडंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट टेस्ट, देन टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त, ओके। सो टेस्ट, एनालिसिस, इंप्रूवमेंट, these 3 things should be clubbed together. ओके, सो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस अभी क्या कर सकते हो, बेसिक लेवल से स्टार्ट करो। अब डिफरेंट टाइप के टेस्ट होंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के टेस्ट होंगे। डायरेक्टली एडवांस लेवल का टेस्ट सॉल्व करोगे तो अगेन क्या होगा, मोरल डाउन होगा, नीचे आ जाएंगे, राइट, वो नहीं करना है। तो बेसिक से स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, देन इंटरमीडिएट टेस्ट पे जाओ एंड देन एडवांस लेवल पे जाओ, ठीक है। कॉन्फिडेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्रूव करना है, कॉन्फिडेंस can do wonders, okay, right? Now टेस्ट, एक कोई भी टेस्ट देते हो इमीडिएटली उसके बाद एनालिसिस करो एंड अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। जब तक मिस्टेक्स पता नहीं चलेंगी आप उन पे वर्क नहीं कर पाओगे, इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगा, तो टेस्ट देने का, सेकंड टेस्ट देने का, थर्ड टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा, ओके। सो इंप्रूवमेंट करो एंड देन शो योर इंप्रूवमेंट इन द नेक्स्ट टेस्ट, राइट। अभी हमने क्या किया, प्रैक्टिस टेस्ट जो है हमारे पास, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जो पहले के बेसिक टेस्ट हैं हम उन पे वर्क कर रहे हैं। नाउ स्टेप नंबर 4 इज द एडवांस्ड स्टेज ऑफ स्टेप नंबर 3। नाउ स्टेप नंबर 4 में अगेन विल कंटिन्यू विद टेस्टिंग, एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट एंड विल गो टू द सेक्शनल टेस्ट एंड द मॉक टेस्ट एंड डू द सेम थिंग दैट वी हैव डन, एनालिसिस एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ दीज थिंग्स, right? Okay, so friends, this is the entire step-by-step approach to tackle data interpretation and logical reasoning. Do not forget that the like ये जो DI है, LR है, this is the game of gaining momentum. आप 4 months के लिए continuously study कर रहे हो, then 5th month बिल्कुल studies छोड़ दी, then 6th month में आपका level वापस नीचे आ जाएगा। I can bet on that, ठीक है। So it's the game of continuity, it's the game of gaining momentum. So आपको रेगुलर रहना है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि कितने आवर्स हम डेली बेसिस पे स्पेंड करें। कैन वी स्टडी 5 to 6 hours ऑन वीकली बेसिस, लेट्स से 15 to 20 hours ऑन मंथली बेसिस? नहीं। सो मंथली एंड वीकली बात नहीं करेंगे, हम डेली बात करेंगे, राइट। सो डेली इफ यू कैन टेक आउट 1 hour स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से अगर 1 hour निकाल के आपने डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करना शुरू कर दिया, देन आई एम गारंटिंग यू, अगर डेली बेसिस पे किया, सो माय गारंटी इज देयर दैट यू विल गेट अ गुड स्कोर इन DI और LR, राइट।
फाइन. सो 1 hour ऑन डेली बेसिस. अब इसको डिवाइड कैसे करना है? तो व्हाट यू कैन डू इज 4 to 5 days यू कैन स्टडी डेटा इंटरप्रिटेशन. ऐसा नहीं है कि आज DI पढ़ा, कल LR, फिर DI, फिर LR एंड सो ऑन. नहीं, ये चीज करने की जरूरत नहीं है. फाइन. सो डेटा इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट 3 to 4 days, probably 1 week. देन थोड़ा सा लेवल इंप्रूव होगा डेटा इंटरप्रिटेशन में. नेक्स्ट वीक यू कैन गो टू लॉजिकल रीजनिंग. सो रीजनिंग में कुछ टॉपिक उठाए, बेसिक टॉपिक्स को स्टार्ट किया, 4-5 days किया एंड देन उसको छोड़ के फिर डेटा इंटरप्रिटेशन. सो रोटेशनल बेसिस पे, रोटेशन डेली बेसिस पे नहीं, वीकली बेसिस पे कर सकते हो, राइट? देन वंस यू आर डन विद द बेसिक्स, जब प्रैक्टिस की बात आती है, सो 1 hour में आप 2 to 3 सेट इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो इनिशियली आपको प्रोबेबली 20 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट्स लगेंगे एक सेट को सॉल्व करने के लिए, राइट? ग्रेजुअली ये नंबर ऑफ सेट्स इन 1 hour ये इंक्रीज होता रहेगा. ओके, सो इनिशियली 2 to 3 सेट्स करो डेली बेसिस पे. लेटर ऑन जब आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपको टाइम उतना ही देना है, 1 hour देना है, ठीक है, बट आपके नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, right? So this is the complete study plan that if you will follow till CAT examination, nobody can stop you scoring good marks in LRDI section, right? So friends, that is all from my side for the day. All the very best for your preparation and I will see you in classes. Bye-bye.